अच्छा देखो, अब जरा सुनो काम की चीज। ई के मैक्सिमम तो होता है एम, इसका मतलब गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है द्रव्यमान का मान अगर ज्यादा हो। किसी आवेशित कण का अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन एक जरा काम की चीज सुनो, वो काम की चीज क्या है, वो कहता है कि जो साइक्लोट्रॉन है इससे अपन बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा नहीं बढ़ा सकते। उसका रीजन है कुछ, उसका रीजन क्या है, वो रीजन ये है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो ई का मान बढ़ेगा। समझे बात को, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो ई का मान बढ़ेगा, ठीक है। और ई का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो एम बढ़ेगा। अगर कण का वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ई बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। और अगर, और ये भी अपन करें बार बार, अगर कण निकल के जाता है तो त्वरित होता है कण, और अगर त्वरित होता है तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और अगर गतिज ऊर्जा बढ़ी है तो द्रव्यमान बढ़ेगा। मतलब कण भारी हो जाएगा। वही जो पहले जो कण लेके आप चल रहे थे वही कण क्या हो जाएगा, भारी। और अगर कण भारी हो गया तो इसका मतलब उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। आवृत्ति कम का मतलब उसके चक्कर देर में लगेंगे। भाई हल्का कण है तो जल्दी चक्कर लगाएगा, और कण अगर लगातार भारी होता गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस कण की आवृत्ति में क्या होने लग जाएगी, कमी होने लग जाएगी। इसका मतलब प्रत्यावर्ती सोर्स की जो आवृत्ति थी उस आवृत्ति के साथ मैच नहीं कर पाएगा पार्टिकल। और अगर आवृत्ति के साथ मैच नहीं कर पाया पार्टिकल तो इसका मतलब क्या है भाई, अपन यही बात तो कह रहे हैं यार, ओमेगा या एफ इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2πm, यही तो है। अपन कह रहे हैं जैसे जैसे चक्कर बढ़ेंगे वेलोसिटी बढ़ेगी। ये तो त्वरित होता है कण, त्वरित हो रहा है, इसका मतलब ऊर्जा भी बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी तो मतलब द्रव्यमान भी बढ़ेगा, ये भी तो बढ़ेगा। और अगर द्रव्यमान बढ़ा तो इसका मतलब आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कम हो जाएगी। और अगर आवृत्ति कम हो गई तो प्रत्यावर्ती सोर्स की जो आवृत्ति थी उससे मैच नहीं करेगा, तो हमारा जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, डीज में ही नष्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि जैसे हमारे पास दो डी हैं, एक तो ये बनी हुई थी, एक ये बनी हुई थी, ठीक है। ये यहां था साहब, पहले इधर आ रहा था, ठीक है, फिर इधर आया, फिर ऐसे चक्कर मार रहा है, ऐसे गया। अब मान लो ये यहां है, पॉजिटिव आयन है, ठीक है। जब ये यहां निकलेगा तो इसको पॉजिटिव मिलेगा, तभी तो इसको इधर रिपेल करेगा। यही तो अपन कहते हैं भाई, जब ये डीज के बाहर होगा ये धनावेश, तो ये तो धनायन होनी चाहिए, और ये कैसी होनी चाहिए, ऋणावेशित होनी चाहिए, जिससे एक तो इसको धक्का दे और दूसरी इसको अपनी तरफ खींच ले आधे टाइम में, t/2 टाइम में। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो इसकी पोलरिटी पहले ही चेंज हो जाए, ये तो माइनस हो जाए ये प्लस हो जाए, तब तक ये इसमें से निकल ही ना पाए बाहर, क्योंकि आवृत्ति कम है उसकी भाई कण के घूमने की, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ जाएगा कण का ऊर्जा बढ़ते ही, और ऊर्जा बढ़ते ही जब द्रव्यमान बढ़ गया तो आवृत्ति, इसका मतलब वो यहीं रह जाएगा फंसा हुआ। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, वहीं की वहीं खत्म। इसका मतलब आवेश डीज में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका मतलब अपन एक लिमिट तक ही क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का मान बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा में वृद्धि नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, इसलिए अपन उसकी जगह आपेक्षिक और अनापेक्षिक दो वर्ड काम में लेते हैं, ठीक है। अपन जैसे हमारे पास ओमेगा का जो वैल्यू है QV/m, तो अपन m की जगह जो चीज यूज करते हैं, m को अगर अपन आपेक्षिक द्रव्यमान माने, आपेक्षिक का मतलब यह है कि ये ऊर्जा बढ़ने के साथ बढ़ता है। आपेक्षिक वर्ड का मतलब है उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है ये पार्ट। आपेक्षिक ये जो m है इसको अपन कहते हैं आपेक्षिक द्रव्यमान। और इस आपेक्षिक द्रव्यमान का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है
कि ये किसी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये रेस्पेक्टेड मास है, किसी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अपन इसकी जगह अनापेक्षिक द्रव्यमान के साथ बात करते हैं और m का जो वैल्यू है, अगर अपन इस m के वैल्यू की जगह m0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर क्या ले लेते हैं, काम में ले लेते हैं, जहां m0 क्या होता है, इसको कहते हैं अनापेक्षिक द्रव्यमान, और ओमेगा का जो वैल्यू आता है निकल के वो होता है QV अपॉन अच्छा देखो, कण है, ये उसका वेलोसिटी है, ये प्रकाश का वेग है। अगर कण त्वरित होकर गति कर रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसका वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए। इसका मतलब अगर बड़ी संख्या से इसमें भाग दोगे, इसको अगर डिवाइड करोगे, तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल सा रहेगा, और अगर ये वैल्यू नेग्लिजिबल रहेगा तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तब ये जो आवृत्ति है ये नियत बनी रहेगी, ठीक है, तब ये आवृत्ति क्या बनी रहेगी, नियत बनी रहेगी। तो ये जो सिंपल m है वो तो आपेक्षिक द्रव्यमान है, वो तो बार बार चेंज हो रहा है e के बढ़ने के साथ साथ, लेकिन m0 पर e का कोई प्रभाव नहीं होता, वो उससे रिलेटेड नहीं है, वो रेस्ट मास है, स्थिर अवस्था का द्रव्यमान है वो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि v बढ़े कोई दिक्कत नहीं, अपॉन c स्क्वायर है। अगर आप ज्यादा संख्या से भाग दोगे, 3 गुणा 10 की घात 8 का स्क्वायर है ये वैल्यू, 10 टू द पावर 16 बनेगा लास्ट में जाके, ये पावर 10 की घात 16 बहुत बड़ा मान हो जाता है। इसका मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है ये नेग्लिजिबल सी रहेगी, मतलब नगण्य मान सकते हैं कि, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है हर जो है उसका मान ज्यादा है अंश की तुलना में, इसका मतलब ये वैल्यू नेग्लिजिबल है, और अगर नेग्लिजिबल है तो ओमेगा क्या बना रहेगा, नियत बना रहेगा। अपन यही चाहते हैं कि ओमेगा का मान क्या बना रहे, नियत बना रहे, ठीक है। तो दो समस्याएं अपने पास, एक तो समस्या ये कि साहब m का मान बढ़ता है e के बढ़ने के साथ, इसलिए अपन बहुत ज्यादा मात्रा में इसको क्या नहीं कर सकते, ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा नहीं सकते। क्यों, उससे प्रॉब्लम आती है कि साहब आवृत्ति में कमी आती है, उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, आवृत्ति में कमी हो रही है, ठीक है। और अगर आवृत्ति में कमी होती है तो कण क्या हो जाता है, धीरे चलता है, और अगर धीरे चलता है तो वो डीज में ही क्या रह जाता है, नष्ट हो जाता है। होना ये चाहिए कि जितनी प्रत्यावर्ती सोर्स की आवृत्ति है, जो एसी सोर्स हमने लगाया है, उसके तुल्य आवृत्ति होनी चाहिए किसकी, साइक्लोट्रॉन की, तब तो काम ठीक रहेगा, तब तो काम क्या रहेगा, ठीक। नहीं समझे बात, अगर ये आवृत्ति कम नहीं हो, कोशिश अपन ऐसी करें कि आवृत्ति क्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, मतलब साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति प्रत्यावर्ती सोर्स की आवृत्ति के तुल्य रहनी चाहिए, ये अपना काम है, अपन ऐसा चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि जैसे ही वेग बढ़ता है तो ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा बढ़ जाती है तो द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसका मतलब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आवृत्ति को कम कर रहा है। तो आगे अपन जिस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे या जिस उपकरण के बारे में बात करेंगे, उसका काम ही यही होगा, इसका नाम भी अपन देंगे सिंक्लोसाइक्लोट्रॉन। उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि इन दोनों में तुल्य कालत्व, उस वर्ड को अपन नाम देंगे तुल्य कालत्व, मींस उन दोनों के जो टाइम इंटरवल है वो सेम चलने चाहिए। अगर मान लो इसमें कहीं चेंज हो रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में इसमें चेंज हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में चेंज हो जाए वो तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि एक तो कांस्टेंट बना हुआ है और दूसरे में चेंज हो गया तो दिक्कत आएगी। तो अपन एक ऐसी प्रक्रिया काम में लेंगे जिससे इन दोनों में ही चेंज हो, अंतर समान बना रहे, या जो उसका जो वैल्यू है वो क्या बना रहे, समान बना रहे। उसी वर्ड को एक दूसरा नाम देंगे अपन कला स्थायित्व, कि उनके जो फेज हैं वो कैसे बने रहे, स्टेबल बने रहे, इसको फेज स्टेबिलिटी भी कहेंगे, कला स्थायित्व भी कहेंगे। तो आगे अपन जिस पार्ट के बारे में बात करेंगे उसमें दो चीजें हमारे काम की हैं, एक तो तुल्य कालत्व, एक कला स्थायित्व। मतलब वही है, कला स्थायित्व का मतलब यह है कि जैसा फेज इसका है वैसा ही फेज इसका बना रहना चाहिए। नहीं समझे बात, जरूरी क्यों है वो चीज जरूरी इसलिए है कि वेलोसिटी बढ़ने पर ई बढ़ जाता है, और ई बढ़ने पर एम बढ़ जाता है, और एम के बढ़ने पर एफ कम हो जाता है।
अगर कण की आवृत्ति कम हो गई प्रत्यावर्ती सोर्स की आवृत्ति से, तो कण उस डीज में ही नष्ट हो जाता है, हमें मिलता ही नहीं है कुछ। और अपन तो चाहते हैं त्वरित हो, तो त्वरित होने के लिए क्या चाहिए, ऐसा चाहिए कि सब इसके जैसा बना रहना चाहिए, ये मतलब दोनों के फेज बराबर होने चाहिए, दोनों के फेज में क्या रहनी चाहिए, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो जरा अपन आगे के पार्ट के बारे में बात करते हैं, और आगे का पार्ट क्या है, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। इससे पहले और भी कुछ है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सुनो सुनो, हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मीनिंग ये है, देखो एक आवर्तकाल में, एक आवर्तकाल का मतलब इस वाली स्थिति में, प्रत्यावर्ती सोर्स के एक आवर्तकाल की स्थिति में हमारा जो आयन है यहां रखा है, ठीक है, यहां गया और यहां से वापस यहीं आ गया। भाई इसका जो एक चक्कर है, यहां से चला था यहीं का आ गया, वापस आ गया, तब तक क्या रहता है, ये नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव है मान लो, ठीक है। फिर अगला चक्र जब पूरा होगा, ये पॉजिटिव और ये, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इसने दो चक्कर पूरे कर लिए अपने, ठीक है। तो वो यही कहता है कि ये जो आयन है वो एक चक्कर में इस गैप को दो बार पार कर जाता है, एक बार यहां से गया तब पार किया, और एक बार फिर यहां से गया तब पार किया। इसका मतलब, और अगर मान लो एक स्थिति में उसकी जो एनर्जी है उसमें वृद्धि, आवेश है Q, वोल्टेज लगा हुआ है V, तो उसकी जो ऊर्जा है वो कितनी हो गई, QV। इसका मतलब QV एनर्जी का जो आयन है वो दो बार चक्कर लगाता है एक आवर्त काल में, इसका मतलब उसकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, हर बार बढ़ता है भाई, हर एक डीज उसको QV त्वरित करता है, और एक चक्र में दो बार डीज को पार कर लेता है, तो एनर्जी कितनी हो गई, 2QV। अगर ऐसे ही इसने टोटल कितने चक्कर लगा दिए, N चक्कर लगा दिए, तो N चक्कर में ये एक चक्कर में क्या है, ऊर्जा है। कण की ऊर्जा तो इतनी है, जो धनावेशित कण है उसकी ऊर्जा तो QV है, लेकिन वो एक आवर्तकाल में दो बार चक्कर लगा देता है, और अगर दो बार चक्कर लगा देता है तो एनर्जी दो बार बढ़ जाएगी, 2QV। N चक्कर में ऊर्जा कितनी हो जाएगी, N इंटू, ये उसकी कुल गतिज ऊर्जा है, ठीक है, नहीं समझे काम की बात, ये उसकी क्या है, कुल गतिज ऊर्जा, N इंटू 2QV। चलो अब जरा अपन अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं, और जो अगला पार्ट है हमारा वो है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। और कोई टॉपिक रह गया है क्या इसमें? चलो देख ले भाई, तो हाँ, अब जरा आगे की बात सुनो, अगला टॉपिक है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। हाँ, तीसरा प्रकार मान लो आप इसको, त्वरित्र का तीसरा प्रकार है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, अच्छा सुनो सर जी, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन का मीनिंग क्या है? सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन का मीनिंग ये है, ये एक तरीके से साइक्लोट्रॉन का मॉडिफिकेशन है, मींस उसका मॉडिफाइड वर्जन मान सकते हैं आप इसको। हो क्या रहा है साइक्लोट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन में वही प्रॉब्लम आ रही है, एक तो अपन क्या नहीं कर पा रहे उसको, उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसका रीजन है, उसका रीजन यह है कि वहां जो चुंबकीय क्षेत्र लगा रहता है,
चुंबकीय क्षेत्र का मान मध्य में तो अधिक होता है, लेकिन किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव होता है वो किनारों पर कम और मध्य में क्या होता है, ज्यादा होता है। एक तो बात ये, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो द्रव्यमान है इसमें भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और इन दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान मध्य में ज्यादा, किनारों पे कम। मींस डीज के किनारे की तरफ जब पार्टिकल पहुंचता है तो चुंबकीय क्षेत्र कम लगता है, मध्य में जब होता है तो चुंबकीय क्षेत्र आयन पर क्या लगता है, ज्यादा लगता है। और अपने पास जो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति है, इसका मतलब इससे भी प्रॉब्लम है, उसको इससे भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति क्या नहीं रह पाती, नियत नहीं रह पाती। ठीक है, इसका मतलब अपन अगर कहें कि प्रत्यावर्ती सोर्स के साथ उसका क्या नहीं रह पाता, तुल्य कालत्व नहीं रह पाता, फेज स्टेबिलिटी या कला स्थायित्व नहीं रह पाता। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन इन्हीं चीजों को दूर करेंगे। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में अपन का काम क्या है, सिंक्रोनाइज करना। ये सिंक्रोनाइज जिस वर्ड का मीनिंग है वो यही है कि जैसे जैसे आवृत्ति में परिवर्तन हो रहे हैं वैसे वैसे ही साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाए। तो इसके लिए अपन जो काम करेंगे वो काम ये है, एक तो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इसको तो कांस्टेंट रखेंगे कैसे भी करके। चुंबकीय क्षेत्र जो यूज करेंगे वो कैसा होगा, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक बात। दूसरी बात, इसका मतलब ये, एक तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सुधर जाएगी। अब द्रव्यमान वाली प्रॉब्लम को सुधारने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा मान लेते हैं कि प्रत्यावर्ती सोर्स में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहे हैं, सूत्र की आवृत्ति में परिवर्तन के संगत परिवर्तन होंगे किसमें, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति में। या फिर अगर अपन कहें कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहे होंगे वैसे वैसे ही अपन ऐसा प्रत्यावर्ती क्षेत्र यूज करेंगे कि उसकी आवृत्ति में भी परिवर्तन होने चाहिए। जब इसकी आवृत्ति परिवर्तित हो तभी इसकी आवृत्ति परिवर्तित हो, या फिर जब ये परिवर्तित हो तभी इसकी आवृत्ति भी क्या हो जानी चाहिए, परिवर्तित हो जानी चाहिए। मतलब दोनों एक साथ चेंज होने चाहिए। उससे क्या रहेगा, उससे ये रहेगा कि जिस कला में वो पहले थे उसी कला में बने रहेंगे, चाहे वो कला नेगेटिव है चाहे वो कला पॉजिटिव है। समझे बात भाई, ऐसी स्थिति है आपके पास, यही तो प्रत्यावर्तिता है। पहले क्या होता है, ऊर्जा का मान बढ़ता है, ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी बढ़ा होगा, इसका मतलब यही तो है कि कहीं ना कहीं वेलोसिटी का मान क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और अपन ओमेगा लेके चल रहे थे QV अपॉन 1 - v² अपॉन c²। अगर ये वेलोसिटी बढ़े, ये मान बढ़े, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस वैल्यू में इंक्रीजमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये अंतर कम हो रहा है। ये अंतर क्या हो रहा है, कम। ये अंतर कम है, इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ रहा है। तो या तो ऐसा होगा एक बार की वेग में वृद्धि होगी ऊर्जा के बढ़ने पर, दूसरी स्थिति क्या हो रही है, कमी भी तो होती है। जब वेग में वृद्धि है मतलब आवृत्ति बढ़ी हुई होगी कहीं ना कहीं, और जब वेग में कमी है तो अपन दो ऐसी चीजें लेके चलेंगे। एक बार की तो ऐसा होगा कि आवृत्ति बढ़ रही होगी और एक बार ऐसा होगा आवृत्ति कम हो रही होगी। जब आवृत्ति बढ़ रही होगी तो कण जल्दी पहुंच रहा होगा, तो पथ बड़ा चाहिए जिससे बराबर टाइम लगे। तो अपन उसको इसी तरीके से सेटल करेंगे कि प्रत्यावर्ती सोर्स की जो आवृत्ति है उसमें परिवर्तन साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के जैसे होने चाहिए। और इस क्वालिटी को, ये जो परिवर्तन का जो गुण है, इसको अपन एक नाम देंगे, इसको कहेंगे कला स्थायित्व, फेज स्टेबिलिटी। कि दोनों
के फेज समान रहने चाहिए, ठीक है, दोनों के फेज कैसे रहने चाहिए, स्टेबल बने रहने चाहिए। अब वो कैसे वर्क करेगा, क्या क्या काम होगा उसमें, वो सारी बातें अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है, चलो।